एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज का हमारा GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है हमने, विच इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बदल दी थी। तो जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, क्वेश्चन के बाद खुद से एक बार अटेम्प्ट करना। आप में से बहुत कम लोग मुझे एक्चुअली क्वेश्चंस भेज रहे हैं, और जो भेज रहे हैं उनमें से आई कैन सी कि काफ़ी सारे लोगों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जब आप हर दिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देने लगेगा। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। अगर आपको मुझसे यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल little_simple_बुद्धा पे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जब आप क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे, जब आप अपने हाथ से आंसर लिखेंगे, तो यू कैन सेंड द PDF टू मी और टू द ईमेल ID ऑफ स्टडी IQ। दोनों में से कहीं पे भी भेज दीजिए, बट पॉइंट ये है कि आंसर लिखना है। ऑल राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। The Industrial Revolution changed the way people lived, not just by technological revolution, but a socio-economic revolution also. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों के रहने का तरीका बदल दिया था, ठीक है। तो जब आप रहते हो तो आपके आसपास की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है। जैसे आप कौन से स्कूल में जाते हो, राइट। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। लोगों के रहने का तरीका, द वे द पीपल लिव्ड का मतलब क्या है कि आप कौन से स्कूल में जाते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी कहाँ पे रहते हो, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें आपके आसपास आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इनमें से इन सब चीज़ें ये बदलने लग गई, ठीक है। आपके स्कूल में एजुकेशन लेवल, आपका काम, पहले आप खेती करते थे, अब आप फैक्ट्री में काम करते हो। इकोनॉमिक स्टेटस, पहले आपका कम पैसे मिलते थे, अब आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लोकेशन, पहले आप गाँव में रहते थे, अब आप अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से आपके रहने के तरीके में बदलाव आने लग गया। तो क्या पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों के रहने में बदलाव आने लग गया, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से बल्कि सोशो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से भी। इस पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था। क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो डिस्कस कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था और कैसे इसने टेक्नोलॉजिकली, कल्चरली एंड सोशियो इकोनॉमिकली लोगों के जीने के तरीके को बदला, ठीक है। उसके बाद हमने 2 पॉइंट पे पूछा है, टेक्नोलॉजिकली एंड सोशियो इकोनॉमिकली। तो हम कल्चरल पे नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं पूछा है, इसलिए अपना टाइम और अपने वर्ड्स इस पे वेस्ट नहीं करना है। फोकस ऑन द टेक्नोलॉजिकल। तो पहले हम लिखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो आया, इसने लोगों की लाइफ को आसान बनाया। उसके बाद हम लिखेंगे कि इनकी वजह से किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक परिवर्तन आए, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किस तरीके से आए, उस पर हम कुछ एग्जाम्पल देके लास्ट में कंक्लूड करके हमारा आंसर फिनिश कर देंगे। छोटा सा फ्रेमवर्क है। क्या है, क्या हेडिंग बनेगी? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हेडिंग में लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस, फिर हेडिंग में लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिकल रिवोल्यूशंस, उसके बाद वे फॉरवर्ड में लिखेंगे एंड पूरे में एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से परिवर्तन आया। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, पर क्वेश्चन की डिमांड समझ के हमें क्या बताना है कि तरीके कैसे बदले। नाउ जनरली क्या होता है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, नाउ इसको बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूँ। जब हम इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जब आपने एक वर्ड देखा कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की बात करी है, तो हमने आगे जितना आगे देखा ना, पीछे सोचा, बस हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जो भी जैसे भी समझ में आया लिखना दनादन स्टार्ट कर दिया है। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन आपको कुछ और पूछ रहा है, नॉलेज आपको है, आपको पता है क्या लिखना है, लेकिन उसको फ्रेम कैसे करना है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड कैसे पूरा करना है। तो डिमांड क्या है क्वेश्चन का?
टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थोड़ा सा डिफाइन करके हमें ये बताना है कि कैसे इसने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करा टेक्नोलॉजिकली एंड सोशो इकोनॉमिकली. दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स जस्ट सी एट द कंटेंट कि क्या कंटेंट लिखेंगे. तो सबसे पहले हम बताएंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है. तो अभी तक ना 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ गए. अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो डिजिटली रेवोल्यूशन चल रहा है दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. तो जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, जब स्टीम इंजन की भी बात हुई थी, सो दैट वाज अवर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और ये लगभग 1760 के आसपास हुआ था और इसका एकदम बूम पीरियड आया था 1820 से 1840 के आसपास में. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या? मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ट्रांजिशन था. पहले हाथ से काम होता था, अब मशीनों से काम हो रहा है. ट्रांजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. ठीक है, आप पूरी लाइन पढ़ो. ट्रांजिशन ऑफ टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. पहले हैंडमेड चीज़ें होती थी, अभी मशीन मेड चीज़ें हो गई है. जब हाथ से काम करते हैं तो आप कोई एक प्रोडक्ट एक दिन में 10 ही आइटम बना सकते हो, लेकिन अगर आप मशीन लगा देते हो तो वो आप 1000 आइटम एक दिन में निकाल सकते हो. ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया. आप अभी एक दिन में 1000 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उसके लिए मार्केट मिलेगा. फिर आप सोचोगे कि अरे यहाँ तो इतना पॉपुलेशन नहीं है, हमें थोड़ा बाहर जाके बेचना चाहिए, तो आप ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करोगे, आप नई नई कॉलोनीज बनाओगे. मैं तब की बात कर रही हूँ जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था. ओके, नया मार्केट ढूंढोगे, नई कंज्यूमराइजेशन ढूंढोगे. फिर बहुत सारे लोग देख के ये भी सोचेंगे कि अच्छा हम भी मशीन लगा लेते हैं, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा. सो ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसको बोला था? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ट्रांजिशन को. कैसे? हाथ से मशीन की तरफ. नाउ ये ट्रांजिशन हैंडमेड प्रोडक्ट टू मशीन हो गया था. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस, ज़्यादा स्टीम पावर, जो वाष्प होती है ना, जो पानी से जो पावर बनती है, स्टीम पावर से, स्टीम इंजन से, वाटर पावर से, इन सब से मशीनें चलती थी. इलेक्ट्रिसिटी तब बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो इन सब से स्टीम से इंजन चलता था. एंड देन ये, क्योंकि देखो मशीन, हम क्या बोल रहे हैं, मशीन्स लग रही है, मशीन को चलने के लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ये स्टीम एंड वाटर पावर से मशीन्स चलती थी. तो ये फैक्ट्री सिस्टम आया था यहाँ पे. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या करा कि एक शिफ्ट कर दिया. ठीक है, पहले जब आप हाथ से काम करते थे ना तो प्रोडक्शन लिमिटेड होता था, मार्केट लिमिटेड था. हर आदमी के घर में जब आप देख लो कि वो अपना कोई स्पेशल प्रोडक्ट बनाते थे. ठीक है, तो सबको अपने घर में बैठे बैठे काम मिल जाता था उधर ही घर पे. लेकिन जब मशीन्स आ गई, जब स्पेशल पर्पजेस मशीन्स आ गई, जैसे मैं तो बहुत छोटा एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे साबुन बनाने की मशीन है. पहले साबुन हाथ से बनता था, अब साबुन मशीन से बनता है. तो इस तरह की स्पेशल पर्पस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पेन बनाने की मशीन है. ठीक है, जैसे पेन मैन्युफैक्चर करती है वो, तो ऐसी स्पेशल पर्पज मशीन्स आ गई हैं. तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी, मास प्रोडक्शन होने लगा. और जब मशीन्स होती है तो मशीन किस चीज़ से बनती है? आयरन एंड स्टील से बनती है. ठीक है, तो आयरन एंड स्टील क्योंकि मशीन्स ज़्यादा चाहिए. एंड देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आने लगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में. बाकी जैसे कुकिंग के जो सामान थे उनको शिप करने लगे, हम लोग आयरन एंड स्टील बनाने लगे. तो इस तरह का चेंज होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज होने लगा. तो इससे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन क्या आया? देखो नई टेक्नोलॉजी आई है, अभी नए टूल्स एंड मशीन्स हैं. तो इसकी वजह से ना टेक्नोलॉजी हर चीज़ में चेंज हो गई. ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगा ली, मशीन्स लगा ली तो वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है. नहीं, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी आ रही थी. जैसे एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही थी, जैसे आप कैसे पावर जनरेट कर रहे हो, पावर के अंदर टेक्नोलॉजी थी. ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी थी. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में पहले आपको पता होगा वहाँ पे भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी चलते थे पहले ना. हॉर्स कार्ट्स बोलते थे आई थिंक उनको. आपने पुरानी इंग्लिश मूवीज़ में कभी देखा होगा, जैसे अपनी पुरानी हिंदी मूवीज़ में भी देखा होगा कि हम लोग बैलगाड़ी यूज़ करते थे. तो फिर क्या हुआ कि जब अभी स्टीम इंजन आ गया तो स्टीम इंजन से रेलवेज बनने लगे, ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो गया. एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या हुआ कि खेती में और भी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए नई नई सीड्स, नई नई टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स आने लगे. सिमिलरली तो जब आप टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की बात करो ना तो सिर्फ इसको मशीन्स तक मत सीमित रखना, हमें मशीन से आगे जाके कि आपकी डेली लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में कैसे इस तरह का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ. तो सबसे पहले देखो टेक्सटाइल की बात करते हैं. टेक्सटाइल में क्या हुआ कि जो छोटे स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो जिनको हम बोलते हैं ना कि घर पे ही कपड़े को बुन के ऊन से रुई, क्या बोल रही हूँ मैं, घर पे ही जो धागा बना के
कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, अभी ये शिफ्ट होने लग गई है मेजर इंडस्ट्रीज की तरह। अभी उन्होंने क्या करा कि फैक्ट्री खोल ली है, मशीन्स लगा दी हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ से कपड़ा बन जाता है। तो जो रूरल फैमिलीज थी जो स्पिनिंग एंड वीविंग करती थी, इनका काम अभी मशीन करने लग गई है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजिकल डिवाइस आ गया था स्पिनिंग के लिए, पावर लूम के लिए, अभी भी चलता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है। और जो लोग थे जिन्होंने मशीन्स लगाई थी उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ने लग गया था। तो एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ये हो गया, दैट इज इनटू फैक्ट्रीज और समथिंग। नाउ हैव अ लुक एट दी एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर में किस तरीके से रिवोल्यूशन आया। बहुत सारे फैक्टर्स थे। पहले जो 18th सेंचुरी का यूरोप था वो भी जनरली एग्रेरियन था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गई तो अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया। उससे पहले एग्रेरियन कंट्री ही थी। तो लोगों ने अभी क्या हुआ कि क्रॉप रोटेशन के अंदर, लैंड यूज में, सॉइल हेल्थ में, डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज़, एनिमल हस्बेंड्रीज, इन सब के अंदर नया टेक्नोलॉजी लेके आए कि कैसे यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं हम, कैसे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक इम्पैक्ट ये भी था कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लग गई थी। अच्छा, एनर्जी में क्या हुआ कि जो जैसे पहले क्या था कि कोल से पावर जनरेट करी जाती थी, कोल को जला के जो था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो कोल फायर्ड स्टीम इंजन आ गए तो उसने पूरा मतलब चेंज कर दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने आपको बताया कि अभी देखो ना सिर्फ लोगों के लिए, तो इससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, बड़े बड़े जो मशीन्स की वजह से, नई फैक्ट्रीज की वजह से जितना ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा था, ना सिर्फ वो प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंच रहा था, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड एग्रीकल्चर में जो हम बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा अच्छे से यील्डिंग हो रही, तो ना सिर्फ ये मार्केट तक पहुंच रहा था बल्कि लोगों के लिए भी आने जाने का साधन ईजी हो गया था। अभी वो लॉन्गर डिस्टेंस ईजिली और कम समय में तय कर पा रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी चेंजेस हो गए थे। तो मैं आपको यहाँ पे 4 ही बता रही हूँ। अगर आपको लगे कि अच्छा इससे भी ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया था, धीरे धीरे और भी आया था, तो मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, जो बाकी लोगों को भी दिखाई दे। या फिर मतलब आप देखो, इफ़ यू हैव अ नॉलेज ना, ऑलवेज ट्राई टू शेयर इट। तो इसको भी मुझे बताना कि कैसा रहा। अच्छा, फिर सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट में क्या है। सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट ना बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको पहले ध्यान से सुनो। सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट कब आता है? स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस करा था, जब हमारी स्कूल, हमारा वर्क, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। तो सोशो इकोनॉमी में कौन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? अगर हम क्लास वाइज की बात करेंगे, अगर हम क्लास वाइज की बात करते हैं, जैसे हायर अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो इसमें जब फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई, जब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, विच मीन्स कि मनी का इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? मनी का इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है। सो इस मनी के इनफ्लो से 2 क्लासेस जनरेट हो गई। एक वो क्लास जिनके पास फैक्ट्रीज थी, पैसे थे, और एक वो क्लास जो वर्कर थी। तो हैव्स वाले कौन से हो गए? ओनर्स, है ना? और हैव नॉट्स वाले कौन से हो गए? लेबर्स। तो यहाँ पे ना 2 क्लासेस जनरेट हो गई, ऑनर्स एंड लेबर्स। इससे पहले जब एग्रीकल्चर वाली सिचुएशन चलती थी तो एग्रीकल्चर में कौन थे? एक हुआ करते थे जमींदार और दूसरे हुआ करते थे किसान, राइट? एम आई राइट? करेक्टली फाइन। तो अभी ये सिचुएशन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई है। अभी ऑनर्स एंड लेबर्स वाली सिचुएशन आ गई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं देखो, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट में पहले फैक्ट्रीज, माइंस एंड चाइल्ड लेबर की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत बड़ा चेंज आया था सोसाइटी में। और सबसे बड़ा एक मेजर चेंज था कि पहले लोग हाथ से घर पे बैठे काम करते थे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रीज लग गई तो उनको क्या हुआ कि जैसे मान लो आप गाँव में काम कर रहे थे, आपका आराम से चल रहा था, लेकिन अभी फैक्ट्रीज हो गई हैं, विच मीन्स कि अभी सस्ता प्रोडक्शन हो गया है। तो आपके घर में आप जो कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हो वो बहुत महंगी पड़ रही है, ठीक है? मार्केट में आपका सामान बिक नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे कि वहाँ से उठ के अपने रूरल एरिया से आके अर्बन एरिया में आ जाओगे जहाँ फैक्ट्रीज है। नाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग इन दी फैक्ट्रीज। आप एज ए लेबर वर्क करोगे। तो एज ए लेबर वर्किंग में बहुत ही हार्श और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हुआ करती थी। उन लोगों को लगता था कि हमारी नौकरी चली जाएंगी, तो वो ना कंप्लेन ही नहीं करते थे कि मतलब एक दिन में अगर 14 घंटे पूरे वीक काम करवा रहे हैं, 18 घंटे काम करवा रहे हैं, तो वो करते थे। एंड दैट्स सच ऑल्सो इन सब हॉरिबल अनहाइजेनिक कंडीशंस में। एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं, बहुत ही उनको कम पैसे दिए जाते थे।
और जो ऑनर्स थे ना, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी थी कि अगर हम औरतों को और बच्चों को कम पैसे देते हैं आदमियों से, तो मतलब काम बराबर हो रहा है लेकिन आपको कम पैसे में बराबर काम मिल रहा है, तो उनको तो प्रॉफिट हो रहा था ना। तो ये यहाँ पे वुमन और चाइल्ड का कंडीशन भी वर्स होने लग गया था, जो पहले नहीं था। इसमें चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो गया था क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट हाई रखना था उनको, ठीक है। ये चीज़ आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि हम लोग, जैसे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लैंड का पैसा देते हो, रेंट पे करते हो, आप लेबर को पे करते हो, आपका प्रॉफिट होता है, तो ये सब चीज़ें होती है ना। इसकी वजह से जो वर्किंग क्लास थी, विच मीन्स कि जो लेबर क्लास थी, वो पॉवर्टी में जाना स्टार्ट हो गई है, और जो बॉसेस, जो ऑनर्स थे, वो मिडिल क्लास में ग्रो होना स्टार्ट कर गए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो गई है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है वाली सिचुएशन आई। देन लेबर यूनियंस एंड रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हुए। जब इस तरह का धीरे धीरे क्या हुआ इस सिचुएशन में, जब लेबर लोग, इन लोगों ने कुछ ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर भी थे, कुछ सोशल वर्कर्स भी थे, देन पीपल ऑल्सो दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार ये सस्टेनेबल वे नहीं है, दिस इज़ वेरी अनहाइजेनिक, और हमारे साथ जो हो रहा है ना वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी डिमांड्स रखना स्टार्ट कर दी कि हम इतने ही घंटे काम करेंगे दिन में, हमें वीक में 1 दिन छुट्टी चाहिए, ये हमारा मिनिमम वेज होना चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स होना स्टार्ट हुई। तो ये डिमांड वो कैसे रखेंगे, अभी हर एक लेबर अपना आके डिमांड नहीं रख सकता ना, तो उन्होंने क्या करा, यूनियंस बनाना स्टार्ट कर दिया। सब लोग एक साथ में आए, उन्होंने वॉलंटरी लेबर एसोसिएशंस, जिनको यूनियंस बोला, तो ये यूनियंस क्या करती थी, एक यूनियन बन गई। अब पूरे लेबर के बिहाफ पे, पूरे वर्कर जो क्लास है उनके बिहाफ पे ये बार्गेनिंग करते थे। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करते थे कि यार देखो, इतना हमें मिनिमम पैसा मिलेगा, हमको ऐसा हाइजीनिक कंडीशन चाहिए, हमें ऐसे कपड़े चाहिए, हमारे बच्चों को छुट्टी मिलेगी, बच्चे काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की वर्किंग कंडीशंस आने लग गई हैं। तो यूनियंस ना एक ग्रेटेस्ट टूल ऑफ द लेबर यूनियंस बनकर, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे इंटरनेशनल लेबर यूनियन है ILU, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ओनली। तो इसकी वजह से जब प्रेशर पड़ने लगा गवर्नमेंट पे, क्योंकि तब वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी, तो जब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ने लगा तो उन्होंने काफ़ी सारे लॉज भी पास करे वर्कर्स को बचाने के लिए। इफ़ यू रिमेंबर, हमने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज, तो उसमें हमने एक बात करी थी फैक्ट्री एक्ट की। उस फैक्ट्री एक्ट में जाके देखो कि वो 1800 समथिंग में कुछ बना हुआ है, 1824 में शायद है, मैं भूल गई एग्जैक्ट ईयर। तो ये तब का बना हुआ है, जब लेबर यूनियंस आई, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, तो तब का बना हुआ है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, इस तरीके से रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हो गए। लेकिन अभी तो जो हमने बात करी सारी नेगेटिव से लग रही है, बट ऐसा नहीं है, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स भी होना स्टार्ट हुए। जैसे कि जो लोग जो वर्कर्स भी थे, या फिर जो मतलब मान लो कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज थी, उनके पास वेल्थ में इंक्रीज होने लग गया, प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, उनके पास ज़्यादा सामान, ज़्यादा सुविधाएं होने लगी लोगों के पास, क्योंकि जब पैसे आने लगे, ज़्यादा ऑप्शंस आने लगे, तो उनमें हेल्दियर डाइट, उनकी बेटर हाउसिंग, चीपर गुड्स होने लग गया। इसके साथ ही एजुकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है ना, नाउ द प्रोसेस इज चेंजिंग। जैसे आज के टाइम के अंदर हम क्या फोकस करते हैं कि आप बिग डेटा सीखो, इंटरनेट सीखो, अब डिजिटल रेवोल्यूशंस हैं, ये सब हैं। तो ये व्हाट इज़ दिस, अगेन द एजुकेशन टाइप इज़ चेंजिंग। तो उस टाइम में भी एजुकेशन टाइप चेंज हो रहा था। इसके साथ ही काफ़ी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई थी, लोगों की जो लॉन्जिटिविटी लाइफ होती है वो इंक्रीज़ होने लग गई थी। तो ये सब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए थे। वुमेन्स पे क्या इफेक्ट हुआ था, वुमेन पे क्या ड्रास्टिकल इम्पैक्ट हुआ था। पहली बार वो ना फॉर्मली काम करना स्टार्ट करनी थी। इससे पहले कॉटेज इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में ये बहुत ही इनफॉर्मली वर्क करती थी, कभी फॉर्मल सेक्टर में नहीं आया था। फॉर्मल सेक्टर से मेरा मतलब है कि अभी महिलाएं पहले घर से काम करती थी, घर पे काम करती थी, अभी जो वुमेन्स थी वो फैक्ट्री में जाके काम करना स्टार्ट हो गई हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो उनको compete करना पड़ रहा था मेन के साथ। उस कंपटीशन के अंदर क्या था कि जैसा हमने पहले भी देखा कि वुमेन एंड चाइल्ड दो ऐसे सेक्शंस थे सोसाइटी के जिनको कम पैसों में बराबर लेबर का यूज़ करा जाता था। तो फीमेल जो, क्योंकि इनको कंपटीशन है और जो ऑनर्स हैं, फैक्ट्री ऑनर्स, वो इनको बहुत कम पैसे देते थे। वे सिचुएशन स्टिल गोइंग ऑन। तो धीरे धीरे फीमेल्स ने भी देखा, जैसे लेबर यूनियंस बनी तो उन्होंने भी सीखा, उन्होंने अपने राइट्स जाने, तो उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट कर दिया। एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर इक्वालिटी, कि हमें इक्वल राइट टू पे होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। नाउ हियर मुझे ना एक बहुत अच्छा सीरीज़ याद आ रहा है। देयर इज़ वन सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है केबल गर्ल्स करके। नाउ लाइक दिस इज़ वन ऑफ दी सीरीज़ जहाँ पे
इंग्लैंड में वो सिचुएशन बताई गई है जहाँ पे पहली बार the women started working, now they are asking for their demands, now they are asking for their rights. So this is like, जब मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ये बार बार दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था कि दिस इज समथिंग आई हैव सीन समवेयर इन सम सीरीज. तो ये यहाँ पे मैंने देखा, इट्स अ वेरी वेरी गुड सीरीज. एनीहो, सो इस तरीके से 1918 में ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं को लगभग लाइक ओवर 30 द वोट ऑफ राइट मिलना स्टार्ट हो गया था. सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट ने भी दे दिया था 1920s में. तो इस तरीके का सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुए. तो हमने देखा कि किस तरीके से लेबर क्लास के अंदर देख लो या फिर जो ऑनर क्लास है उसमें देख लो, चाइल्ड के अंदर, वुमेन के अंदर, इस तरीके की सिचुएशंस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होना स्टार्ट हो गई है. तो हम ना इसे और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जितना आप अंदर जाओगे. तो इसमें आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि रूरल टू अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट हो गया. अभी बहुत सारे लोग माइग्रेशन करने लगे. तो इस तरीके और भी पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो. नाउ कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक रिवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस था. इसने ना सिर्फ मटेरियल हेल्थ को बढ़ाया, लाइफ एक्सटेंड करी, बल्कि एक सोशल चेंज भी लेके आया. तो लेकिन बात यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं था. इसने लोगों के जीने के तरीके को बदल दिया, इसने लोगों के कल्चरल वे में चेंज कर दिया. अभी तक इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे छोटा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में भी लिखना कि हाउ दिस डिजिटल रेवोल्यूशन इज चेंजिंग द वे पीपल आर लिविंग. अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट. अभी हम ऑनलाइन टूर भी करते हैं, लाइक 3D पिक्चर्स देख लो या 4D पिक्चर्स देख लो. यू गेटिंग माई पॉइंट. एजुकेशन चेंज हो रहा है. अभी वुमेन को लाइक घर से बैठ के वो काम भी कर सकती हैं, ऑनलाइन वर्क करना, बाहर जाना, लाइक. सो इस तरीके से आप कोट कर सकते हो कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 भी इसी तरीके से लोगों के रहने के तरीके को चेंज कर रहा है. ऑलराइट. एंड तो क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश. बता दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे लोगों का तरीका चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है. एंड विद दैट हमारा क्वेश्चन एकदम फिनिश हो जाएगा. पूरा कंटेंट आपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिख दिया है. सो यू विल राइट द आंसर एंड प्लीज़ डू सेंड मी योर आंसर्स. आप मुझे little_simple_ बुद्धा पे भेज सकते हो. इस क्वेश्चन का जो PDF है वो मैंने यहाँ पे मेरे बायो में गूगल को मैंने क्या लिख दिया, गूगल ड्राइव पे एक मैंने यहाँ पे बायो में गूगल ड्राइव का एक लिंक दे के रखा है. सो यू कैन डाउनलोड दैट PDF फ्रॉम हियर. ऑल्सो यू कैन सेंड योर आंसर्स टू doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हो. एंड आई होप आप सब लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.